सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट ड्रामा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैंने बीएनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आया हूँ गाइज। और आज का जो सेट है वो हमारा सेट 12 है, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सेट है। तो सेट 12 है गाइज। तो आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा एंड कोशिश करिएगा नोट बनाने का, क्योंकि इसमें मैं सारी चीजों को क्लियर आउट करूंगी गाइज। तो जितना ज्यादा आप नोट बनाएंगे, शॉर्ट तरीके से नोट बनाइए और उसका रिविजन करिए, उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे गाइज, आपकी चीजें उतना ही ज्यादा क्लियर आउट रहेगी और ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो प्लीज गाइज आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करिए और अपना अपना सिलेक्शन लीजिए। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट 12 को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम निम्न में से किस पहाड़ी से होता है। तो आपको बताना है कि कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो किस पहाड़ी से होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ऑप्शन बी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से, ऑप्शन सी अमरकंटक पहाड़ियों से, या ऑप्शन डी गंगोत्री हिमनद से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है ये किस नदी का उद्गम होता है, ये कावेरी नदी का उद्गम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बोले कि ये पहाड़ी जो है ये कहाँ किस जिले में स्थित है या फिर किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर राज्य आपसे पूछे तो आपको याद रखना है कि ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, और अगर आपसे जिला पूछे कि ये किस जिला में, तो ये कर्नाटक है गाइस। आपको याद रखना है कि ये कर्नाटक के किस जिले में है, कोडगु जिले में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये कर्नाटक के किस जिले में स्थित है गाइस। तो ये आपको याद रखना है कि ये कोडगु जिले में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है किस जिले में स्थित है, तो कोडगु जिले में। उसके बाद बात करते हैं गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कावेरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कावेरी नदी जो है ये क्या है गाइस, तो ये दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस सबको नोट करते हुए चलेगा। मैं इसीलिए बोली हूँ कि प्लीज नोट जरूर बना लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें क्या है ना कि बहुत ज्यादा चीजें जो है, बहुत सारे फैक्ट्स को भी क्लियर करूंगी। तो दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी जो है ये आपका जो है कौन सी नदी है, हो गया गाइस, तो ये कावेरी नदी हो गया। अच्छा, अगर आप लोगों को पता है कि दक्षिण भारत की जो है, ये आपको बताना है कि पहली और दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है। तो अगर आप लोगों को पता है तो जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर दक्षिण भारत की पहली नदी, या फिर यानी कि सबसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। या फिर अगर पूछ ले कि दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि कौन सी नदी है दक्षिण भारत की जो सबसे ज्यादा बड़ी है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे जो है कौन सी नदी आती है गाइस, तो दूसरे नंबर पे दक्षिण भारत की है जो कि एक कृष्णा नदी, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये दूसरे नंबर पे आती है। और तीसरे नंबर पे आती है वो कौन सी नदी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कावेरी। ठीक है, तो ये जो है दक्षिण भारत की पहली, दूसरी और तीसरी जो है सबसे बड़ी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी पहली नदी है, कृष्णा आपकी दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और कावेरी आपकी तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि कावेरी नदी की जो है ये लंबाई कितनी है गाइस। अगर आपसे पूछे कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो कावेरी नदी की अगर लंबाई के बारे में पूछता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कावेरी नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कावेरी नदी की लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 800 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं गाइस कि त्रिमकेश्वर पहाड़ियों से, त्रिमकेश्वर पहाड़ियों से जो है ये किस नदी का उद्गम है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि त्रिमकेश्वर पहाड़ी से जो है ये आपकी गोदावरी नदी का उद्गम है, ये आपको ध्यान रखना है। किस नदी का उद्गम है गैस, तो गोदावरी नदी, यानी कि दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, इसका जो है कहाँ से उद्गम होता है गैस, तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो त्रिमकेश्वर की पहाड़ियों से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उद्गम जो होता है ये कहाँ से होता है, ये त्रिमकेश्वर पहाड़ियों से होता है। उसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपसे पूछे कि ये किस राज्य में है या फिर किस जिला में है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि त्रिमकेश्वर की जो पहाड़ी है ये किस राज्य में है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि त्रिमकेश्वर की जो पहाड़ी है जो कि ये महाराष्ट्र में है। और अगर पूछ दे कि महाराष्ट्र के किस जिला में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये महाराष्ट्र के किस जिला में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के नासिक जिला में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ये किस जिले में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
यहाँ से आप इतना याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से किस नदी का उद्गम है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी का उद्गम। नर्मदा नदी का उद्गम जो है ये किस पहाड़ी से होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है ये किस पहाड़ी से होता है? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है ये अमरकंटक की पहाड़ी से होता है गाइस। और नर्मदा जो है ये किस, अगर राज्य आपसे पूछ ले कि ये किस राज्य में है ये पहाड़ी, तो आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है ये आपके मध्य प्रदेश में। तो सबसे पहले आपको राज्य याद रखना है कि ये किस राज्य में है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश में। और अगर पूछे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में गए, तो जिला अगर आपसे पूछ ले तो ये भी आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये किस जिला में गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में स्थित है। ठीक है। और नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी जो है वो कौन सी है guys, तो ये आप याद रखिएगा कि नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में स्थित है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये किस जिला में स्थित है? तो ये शहडोल जिला में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गंगोत्री हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है गाइस? तो आपको पता होगा कि गंगोत्री हिमनद से जो है किस नदी का उद्गम होता है? तो गंगा नदी का। गंगा नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि गंगा नदी का जो उद्गम होता है ये गंगोत्री हिमनद से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ से जो है इतनी सारी चीजों को आप याद करिएगा गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि कोशिका की आत्मघाती थैली निम्न में से किसे कहा गया? तो आपको बताना है कि कोशिका की आत्मघाती थैली जो है वो किसे कहा गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाइसोसोम को, ऑप्शन बी केंद्रक को, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को, या ऑप्शन डी क्रोमोसोम को। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोशिका की आत्मघाती थैली जो है वो किसे कहा गया है? लाइसोसोम को कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी लाइसोसोम की जो है ये खोज। सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी खोज जो है ये किसने की थी। तो लाइसोसोम की खोज जो की थी वो डी डुवे ने की थी गाइस। ये आपको ध्यान रखना है कि लाइसोसोम की खोज जो है ये किसने की थी गाइस। तो लाइसोसोम की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि लाइसोसोम की जो खोज की थी वो किसने की थी? डी डुवे। डी डुवे ने जो है इसकी खोज की थी। ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी डी डुवे ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इन्होंने जो है इसकी खोज कब की थी गाइस। ये आपको याद रखना है कि डी डी ने इसकी जो खोज की थी वो की थी 1955 में जो है इसकी खोज की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है और डी डुवे ने इसकी खोज की थी जो कि 1955 में की थी। उसके बाद बात करेगा इस लाइसोसोम को जो है ये आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि लाइसोसोम में जो पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है वो फट जाता है। ठीक है। लाइसोसोम में जो पाया जाने वाला एंजाइम होता है वो फट जाता है और जो भी मृत कोशिका होती है ना उसको ये पचा देता है। ठीक है। तो लाइसोसोम में जो भी एंजाइम पाया जाता है वो फट जाता है और जितनी भी मृत कोशिका होती है उसको पचा देती है। इसीलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा गया। ये आप ध्यान रखिएगा कि इसे कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं कि ये स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाओं में जो है ये नहीं पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सा लाइन आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है स्तनधारियों की जो है लाल रक्त कणिका जो होती है इसमें नहीं पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस पॉइंट को ताकि आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लिखा रही हूँ यहाँ पे, जो भी लिखा रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि स्तनधारियों की जो है लाल रक्त कणिका होती है, स्तनधारियों की जो है लाल रक्त कणिका होती है ना इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लाल रक्त कणिका जो होती है इसमें ये नहीं पाई जाती है, कणिका में नहीं पाई जाती है, कणिका में नहीं पाई जाती है। यहाँ पे इसको जो है नोट कर लेना है कि गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा कि लाल रक्त कणिका में जो है ये नहीं पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ये क्या कहा गया है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ये जो है पावर हाउस कहा गया है। पावर हाउस जो है ये किसे कहा गया है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कि पावर हाउस जो कहा गया ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया। पावर हाउस किसे कहा गया है गाइस, ये आप ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इस लाइन को पहले करेक्ट कर लीजिएगा, इसकी लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती। ठीक है। यहाँ पे ये लिख लीजिएगा कि लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ये पावर हाउस कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं केंद्रक की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो केंद्रक में क्या होता है कि कोशिका की जितनी भी क्रिया होती है ना इसका नियंत्रण केंद्र होता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है वो क्या कहलाता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि केंद्रक कहलाता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोशिका की
जितनी भी क्रिया होती है, समस्त क्रिया होती है, कोशिका की क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये केंद्रक करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोशिकाओं की क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है, ये कौन करता है? ये करता है केंद्रक। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर क्रोमोसोम की बात करते हैं गाइस, क्रोमोसोम से आपको याद रखना है कि क्रोमोसोम से आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, और वो क्या याद रखना है कि क्रोमोसोम क्या करता है? ये अनुवांशिकीय गुणों का वाहक होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होता है गाइस? क्रोमोसोम। तो ये आपको याद रखना है कि ये अनुवांशिकी जो होता है गाइस, आपको याद रखना है ये अनुवांशिकी जो होता है, इसका जो है ये वाहक होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, अनुवांशिकीय गुणों का वाहक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा हिंदी में इधर उधर हो जाए तो उसको आप ये कर लीजिएगा, बट इसको जो है मेरे लिखने का ये समझिएगा गाइस। तो इसे क्या कहते हैं? अनुवांशिकीय जो है गुणों का जो वाहक है वो क्या कहलाता है? तो अनुवांशिकीय गुणों का जो वाहक कहलाता है वो क्रोमोसोम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है इतना चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले अगर बात कर जाए फिर से, लाइसोसोम को जो है वो आत्मघाती थैली कहा जाता है। और क्यों आत्मघाती थैली कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो एंजाइम होते हैं गैस, ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो एंजाइम होते हैं ना, वो मतलब कि इसमें जो लाइसोसोम में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है वो फट जाता है। ठीक है, फिर उसका जो जितनी भी मीट कोशिका होती है उसको ये पचा देता है। इसी वजह से इसे जो है आत्मघाती थैली कहा गया। और इसकी जो खोज की थी वो डी ड्यूवे ने की थी 1955 में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है गाइस? तो पावर हाउस कहा जाता है। केंद्रक को क्या जाता है? कोशिकाओं क्रियाओं का जो नियंत्रित करता है वो केंद्रक कहलाता है। और अनुवांशिकीय गुणों का जो वाहक होता है उसे क्रोमोसोम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि निम्न में से चिल्ली सॉल्ट पीटर का रासायनिक नेम क्या है? ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछता ही है। कभी कभी आप देखते होंगे क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि साधारण नमक का जो है वो रासायनिक नेम क्या है, ये आप बताइए। तो ये इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछता है तो आपको बताना है कि चिल्ली सॉल्ट पीटर का जो है वो रासायनिक नेम क्या है। तो आपके ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, या ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। So, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चिल्ली साल्टपीटर का जो रासायनिक नेम होता है वो सोडियम नाइट्रेट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि सोडियम नाइट्रेट जो है इसका रासायनिक नेम तो है, अगर आपसे रासायनिक सूत्र पूछ ले कि इसका जो है ये सूत्र क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चिल्ली साल्टपीटर पूछ ले या फिर सोडियम नाइट्रेट पूछ ले, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है गाइस, आपको याद रखना है कि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaNO3। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका रासायनिक सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaNO3 जो है ये सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। और चिली साल्टपीटर जो है इसका रासायनिक नेम क्या है? सोडियम नाइट्रेट। और सूत्र क्या है? NaNO3। अब बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो है ये व्यापारिक नाम क्या है? ये मतलब कि किसका रासायनिक नेम है, ये आपको बताना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नेम है वो क्या है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नेम है वो क्या है। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नेम है वो है कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कास्टिक सोडा का रासायनिक नेम है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नेम क्या है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसकी बात करते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कास्टिक सोडा का जो है ये फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है गाइस? कास्टिक सोडा, जो कि इसका रासायनिक नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है NaOH। उसके बाद बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये किसका इसका जो है ये किसका रासायनिक नेम है? तो अगर बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नेम है वो क्या है? तो आपको याद रखना है कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नेम है वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नेम है वो है आपका ये आपको याद रखना है कि बेकिंग सोडा का जो है वो रासायनिक नेम क्या है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नेम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर फॉर्मूला की बात करें कि इसका जो है ये फॉर्मूला क्या है, तो आपको याद रखना है बेकिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? तो NaHCO3। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है NaHCO3। ये आपको ध्यान रखना है NaHCO3 जो है इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है इसका रासायनिक नेम किसका रासायनिक नेम है, ये बताइए। तो गाइस आपको याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट जो है ये धुआं सोडा, धुआं सोडा
का जो रासायनिक नेम है ये क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि धोवन सोडा का जो रासायनिक नेम है ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें गाइस, तो इसका जो फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है Na2CO3 जो है इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट का डॉट 10H2O। इसका जो है ये फॉर्मूला होता है गाइस, यहाँ पे आपको याद रखना है कि सब व्यापारिक नाम है और इसमें जो है इसका रासायनिक नेम कौन कौन सा और इसका फॉर्मूला कौन कौन सा है। तो गाइस आप याद रखिएगा, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नेम है कास्टिक सोडा का वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इसका रासायनिक सूत्र है NaOH। उसके बाद बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जो है ये इसका बेकिंग सोडा का रासायनिक नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। और उसके बाद बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट, जो कि ये धोवन सोडा का रासायनिक नेम है। और अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो Na2CO3.10H2O जो है इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद बात करते हैं सोडियम नाइट्रेट, जो कि चिली सैल्टपेटर का रासायनिक नेम है सोडियम नाइट्रेट, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaNO3, ठीक है। तो यहाँ से आप इतना चीजों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि किस राज्य में अरावली पर्वत श्रेणियां जो है वो स्थित है। तो आपको बताना है कि किस राज्य में जो है वो अरावली पर्वत श्रेणियां स्थित है। तो आपके ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अरावली पर्वत श्रेणियां जो है ये कहाँ है, ये राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अरावली पर्वत जो है वो कौन सा पर्वत है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि अरावली जो है ये एक वलित पर्वत है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अरावली जो है ये कौन सा पर्वत है गाइस, तो ये सबसे वलित पर्वत है, ये आपको याद रखना है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि सबसे भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वत है वो कौन सी है, तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत जो है ये अरावली है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है, तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत जो है ये अरावली पर्वत है, आपको ध्यान रखना है। जो कि कहाँ है गाइस, तो आपको याद रखना है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत ये कौन सी है, तो ये जो है ये अरावली है, जो कि ये कहाँ है गाइस, ये राजस्थान में, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इसकी जो है सरोज चोटी कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम सरोज चोटी की बात करें कि अरावली की जो है ये सरोज चोटी कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान रखिएगा। तो अरावली की जो सरोज चोटी है गाइस ये कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है, ये गुरु शिखर, ठीक है। तो इसकी जो सरोज चोटी है वो कौन सी है, तो अरावली की सरोज चोटी जो है गुरु शिखर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कौन सी है, तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो है ये आपको याद रखना है कौन सी है, तो गुरु शिखर, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसकी सरोज चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। और ये पूछे कि ये कितनी मीटर जो है इसकी लंबाई, तो ये आपको याद रखना है। ऊंचाई है, तो ये आपको याद रखना है कि इसकी जो ऊंचाई है गाइस ये कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि 1722 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, जो कि ये किसकी चोटी है, ये अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। अरावली पर्वत एक वलित पर्वत है, जो कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है। उसके बाद बात करते हैं गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको याद रखना है कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली तक जो है वो पूरे कितने किलोमीटर में फैली हुई है, तो आपको याद रखना है कि पूरे जो है 8 किलोमीटर में फैली हुई है, 800 किलोमीटर में फैली हुई है, 800 किलोमीटर में फैली हुई है। अरावली पर्वत का जो है ये कितना परसेंट भाग जो है ये राजस्थान में गए, तो आपको याद रखना है कि अरावली पर्वत का जो है 80% भाग जो ये कहाँ स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो ये इसका जो है 80% भाग जो है ये राजस्थान में स्थित है, इसीलिए इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये राजस्थान में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अरावली पर्वत की जो श्रेणियां जो ये कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ से जो है guys, आपको इतना चीज याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि लाल मिट्टी भारत के मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि लाल मिट्टी जो है वो भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल दक्षिण क्षेत्र में, ऑप्शन बी केवल पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन सी पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लाल मिट्टी जो है वो भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो पूर्वी तथा दक्षिणी भाग दोनों में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लाल मिट्टी के निर्माण की, तो इसका जो है कि निर्माण जो है ये कहाँ कैसे होता है guys, आपको याद रखना है कि लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है
रूपांतरित चट्टानों के विखंडन से जो है ये किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो ये आपको याद रखना है कि रूपांतरित चट्टानों के जो है वो किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है कि रूपांतरित चट्टानों के विखंडन से जो है ये लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि रूपांतरित चट्टानों के विखंडन से जो है ये किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है कि रूपांतरित चट्टानों के विखंडन से जो है ये लाल मिट्टी का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि ये कहाँ पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि ये कहाँ पाई जाती है, तो गाइस आपको याद रखना है कि जहां वर्षा कम होगी ये मिट्टी वहीं पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है कि जहां वर्षा कम होगी ये मिट्टी भी वहीं पाई जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जहां वर्षा कम होगी मिट्टी भी वहीं पाई जाएगी। ज्यादा लाल मिट्टी जो है ये वहीं पाई जाती है। जहां वर्षा कम हो ये मिट्टी वहीं पाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें आपको याद रखना है कि फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है इस मिट्टी का रंग जो है कैसा दिखता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है इस मिट्टी का रंग जो है ये लाल दिखता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है इस मिट्टी का जो है रंग क्या दिखता है, ये आपको ध्यान रखना है। फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है इस मिट्टी का रंग लाल दिखता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है ये मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं कि किस फसल के लिए जो है ये उपयुक्त होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर बात हम करते हैं इसकी, आपको ध्यान रखना है कि किस फसल के लिए जो है ये उपयुक्त है। तो आपको याद रखना है बाजरा। बाजरा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। आपको ध्यान रखना है कि बाजरा के लिए जो है ये कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है गैस, तो ये आपको याद रखना है कि लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है ये बाजरा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा, जिसको नोट कर लीजिएगा कि बाजरा की खेती के लिए जो है ये सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बाजरा की खेती के लिए जो है ये मिट्टी जो है सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज बात करते हैं कि इस मिट्टी में जो है वो कौन कौन से जो है वो फसल की जाती है। तो आपको याद रखना है कि इस मिट्टी में जो है खासकर आपको याद रखना है दलहन तिलहन की जो है ये खेती की जाती है। लाल मिट्टी में जो है सबसे ज्यादा किसकी खेती की जाती है, तो ये आपको याद रखना है कि लाल मिट्टी में जो है ये सबसे ज्यादा आपको याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज की दलहन दलहन हो गया या फिर तिलहन हो गया या फिर जितने भी मोटे अनाज होते हैं लाल मिट्टी में जो है इसका खेती किया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दलहन तिलहन के लिए जो है ये उपयुक्त होती है या फिर मोटे अनाज के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो आपको बताना है कि बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक में या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो ये कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये महाराष्ट्र के कहाँ स्थित है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के जो है ये नागपुर में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बाबा साहब जो है अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है वो कौन सा हवाई अड्डा है guys? तो ये आपको याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है guys? तो ये आपको याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है guys? ये आपको याद रखना है। तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ कौन सा हवाई अड्डा है, तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है guys? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है guys? तो ये आपको याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये उत्तर प्रदेश में। और अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश के कहाँ, तो गाइस आपको याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री का भी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नहीं, वाराणसी में। तो अगर लखनऊ पूछेंगे तो आपको याद रखना है कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है, और लाल बहादुर शास्त्री का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ है, ये आपको याद रखना है, ये जो है वाराणसी में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में जो हमारा कौन सा हवाई अड्डा है, तो ये आपको याद रखना है। कर्नाटक में जो है वो मैसूर हवाई अड्डा, मैसूर हवाई अड्डा जो है कहाँ है, ये आपको याद रखना है। तो कर्नाटक में जो है हमारा कौन सा हवाई अड्डा है, तो कर्नाटक में जो है ये मैसूर हवाई अड्डा, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक में हमारा कौन सा हवाई अड्डा है, तो मैसूर हवाई अड्डा जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो मैसूर हवाई अड्डा जो है ये कर्नाटक में है। और अगर बात करते हैं कि ये कर्नाटक के किस जिले में गए, तो ये आपको याद रखना है कर्नाटक के मैसूर जिला में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि ये किस जिला में स्थित है कर्नाटक के, तो ये कर्नाटक के मैसूर जिला में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं guys मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो है ये कौन सा है आपको याद रखना है। तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो खजुराहो हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है guys? तो ये आपको याद रखना है कि खजुराहो हवाई अड्डा जो है ये मध्य प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है कि खजुराहो हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है guys? तो ये आपको याद रखना है कि खजुराहो हवाई अड्डा जो है ये आपका मध्य प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि ये खजुराहो हवाई
अड्डा तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये किस जिले में है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये किस जिले में है। तो अगर इसके में जिला पूछ लेगा तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है ये आपको किस जिला में, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के कहाँ है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि ये मध्य प्रदेश के जो है ये छतरपुर जिला में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के जो है आपको याद रखना है गाइस छतरपुर जिला में स्थित है। ठीक है, किस जिला में स्थित है, तो छतरपुर जिला में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस कि बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो ये कहाँ है, तो अगर हम बात करते हैं बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में जो है ये चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में है। कर्नाटक में हमारा मैसूर हवाई अड्डा जो कि मैसूर जिला में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में हमारा खजुराहो हवाई अड्डा है जो कि हमारा किस जिले में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। तो आपको बताना है कि कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। तो आपके ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी कुमाऊं हिमालय या ऑप्शन डी मध्य हिमालय। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पर्वत श्रेणी जो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है वो है शिवालिक। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर से दक्षिण है ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जो है उत्तर से दक्षिण है ये आपको याद रखना है कि यानी कि नॉर्थ से लेकर के जो साउथ तक है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जो है हिमालय को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ से जो है हिमालय को कितने वर्गों में बांटा गया है। यहाँ से जो है हिमालय को 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। हिमालय को कितने पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है कि हिमालय को 4 पर्वत श्रृंखला में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्वत श्रृंखला में जो है बांटा गया है ये भी आपको ध्यान रखना है। वो कौन कौन सा है ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये 4 पर्वत श्रृंखला में कौन कौन से में बांटा गया, तो सबसे पहले आपको याद रखना है पहला जो है वो आपका हो गया ट्रांस हिमालय। पहला जो है वो कौन सा हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा आपका जो है वो कौन सा हिमालय हो गया, तो दूसरा आपको याद रखना है वृहद हिमालय, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका कौन सा हिमालय हो गया, तो दूसरा जो है ये आपको याद रखना है कि दूसरा जो हो गया ये आपका वृहद हिमालय हो गया। ये उत्तर से दक्षिण की बात करेगा तो ये आपको याद रखना है दूसरा आपका कौन सा हो गया, वृहद हिमालय हो गया। उसके बाद अगर हम तीसरा की बात करें, तीसरा आपका कौन सा हो गया, तीसरा आपका मध्य हिमालय हो गया। और चौथा जो है ये आपका कौन सा हो गया, चौथा आपका शिवालिक हो गया। ठीक है, इसीलिए जो पर्वत है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत में जो कौन सा पर्वत आता है ये आपको ध्यान रखना है कि हिमालय शिवालिक जो है ना ये सबसे बाहरी पर्वत है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाइस कि इसकी जो है औसत ऊंचाई कितनी है। शिवालिक की अगर हम बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई की, तो शिवालिक की जो है औसत ऊंचाई जो है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि शिवालिक की जो औसत ऊंचाई है वो आपको याद रखना है 900 से 1200 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है कि हिमालय की सबसे दक्षिणी चोटी है। ठीक है, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये इसकी औसत ऊंचाई जो है ये 900 से लेकर के 1200 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कितनी ऊंचाई है, तो 900 से लेकर के 1200 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी जो लंबाई है यानी कि शिवालिक जो है ये कितनी में फैला हुआ है, तो अगर हम शिवालिक की बात करते हैं तो ये आपको याद रखना है कि शिवालिक जो है ये 2400 किलोमीटर जो है में फैली हुई है, ये आपको याद रखना है। ये कितना में फैला हुआ है, तो ये आपको याद रखना है कि शिवालिक जो है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 2400 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शिवालिक की लंबाई कितनी हो गई, तो 2400 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हो गई। उसके बाद बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है हिमालय की सबसे दक्षिण चोटी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि शिवालिक जो है ये क्या है, ये आपको याद रखना है कि ये हिमालय की दक्षिणी चोटी जो है ये कौन सी है, तो हिमालय की दक्षिण चोटी जो है ये आपकी कौन सी है, ये आपको याद रखना है। हिमालय की दक्षिण चोटी जो है ये शिवालिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी दक्षिण चोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हिमालय की सबसे दक्षिणी चोटी कौन सी है, तो गाइस याद रखिएगा हिमालय की सबसे दक्षिणी चोटी जो है ये शिवालिक है। तो यहाँ से जो है आप इतना चीजों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि फतेहपुर सीकरी जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फतेहपुर सीकरी जो है ये किस राज्य में, ये उत्तर प्रदेश राज्य में।
उसमें आपको याद रखना है कि मुगल काल जो अकबर का जो शासन काल था उस समय जो है ये 1571 से लेकर के 1585 तक जो है ये फतेहपुर सीकरी जो है ये राजधानी थी। ये भी आपको याद रखना है कि ये अकबर के समय जो है ये राजधानी थी। अकबर ने जो है इसको राजधानी बनाया था और ये राजधानी जो है ये कब बनाया था गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि अकबर ने इसे जो है 1571 से लेकर के 1585 तक जो है ये इसकी राजधानी थी। ये आपको याद रखना है कि 1571 से लेकर 1585 तक क्या थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है राजधानी थी। ठीक है, 1571 में जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी को जो है राजधानी बनाया था, लेकिन पानी की कमी की वजह से 1585 में जो है अकबर ने इसे जो है छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि अकबर के द्वारा जो है और कौन कौन से निर्माण किए गए थे ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है वो किसने करवाया गया, तो ये आपको याद रखना है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण जो कराया ये अकबर ने करवाया। ये आपको ध्यान रखना है अकबर के द्वारा जो है निर्माण कौन कौन सा करवाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। अकबर के द्वारा जो है सबसे पहले बात करते हैं बुलंद दरवाजा का निर्माण जो ये किसने करवाया था, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है ये अकबर ने करवाया था। और ये जो है ये कब करवाया था गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है ये कब करवाया था, अकबर का जो है गुजरात का जो विजय हुआ था उसमें जो है इन्होंने जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है इन्होंने जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। जमा मस्जिद का निर्माण जो है वो किसने करवाया था गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि जमा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था गाइस, तो जमा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो अकबर ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अकबर से आपको और पॉइंट याद रखना है गाइस, पंचमहल। पंचमहल जो है ये किसने किसने बनाया था गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि पंचमहल की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो पंचमहल भी अकबर के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट दीवाने खास। दीवाने खास जो है ये किसने बनवाया था, दीवाने खास हो गया, इबादत खाना हो गया, ये सब किसके द्वारा बनाया गया था गाइस, तो ये सब जो है गाइस आपको याद रखना है ये सब जो है अकबर के द्वारा बनाया गया था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको इतना चीज याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है। यानी कि काली नदी है, एक तरफ काली नदी है और एक तरफ जो है तीस्ता नदी है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और इसके बीच का जो भाग है इस भाग को जो है कौन सा हिमालय कहा गया ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन बी पंजाब हिमालय, ऑप्शन सी असम हिमालय या ऑप्शन डी नेपाल हिमालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काली और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय का कौन सा भाग है, नेपाल हिमालय, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो नेपाल हिमालय की लंबाई जो है वो कितनी है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि नेपाल हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 800 किलोमीटर जो है ये नेपाल हिमालय की लंबाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, 800 किलोमीटर जो है ये नेपाल हिमालय की लंबाई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है ये किन दो नदियों के बीच स्थित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि कुमाऊं हिमालय जो है ये सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित है। तो ये अगर आपसे पूछे कि सतलज नदी और काली नदी के बीच जो है ये कौन सा हिमालय स्थित है गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि सतलज और काली नदी के बीच जो है ये कौन सी है, तो सतलज और काली नदी के बीच जो स्थित है, सतलज और काली नदी के जो बीच स्थित है ये हमारा कुमाऊं हिमालय है। ये आपको ध्यान रखना है, सतलज और काली नदी के बीच जो है कौन सा हिमालय स्थित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कुमाऊं हिमालय। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कुमाऊं हिमालय की जो है ये लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको याद रखना है 320 किलोमीटर जो है कुमाऊं हिमालय की लंबाई है। कुमाऊं हिमालय की लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 320 किलोमीटर जो है ये कुमाऊं हिमालय की लंबाई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं असम हिमालय। असम हिमालय जो है ये किन दो नदियों के बीच है, तो असम हिमालय जो है ये आपको याद रखना है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच जो है कौन सा हिमालय है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीस्ता और दिहांग नदी के बीच हमारा असम हिमालय स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय है, तो ये आपको याद रखना है कि तीस्ता और दिहांग नदी के बीच जो है ये असम हिमालय। ये भी आपको ध्यान रखना है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि तीस्ता और दिहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय है, तो असम हिमालय। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसकी लंबाई की कि असम हिमालय की जो है ये लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको याद रखना है 720 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई कितनी है गाइस असम हिमालय की, तो असम हिमालय की जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है कि सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये पंजाब हिमालय किसके बीच है, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय है ये आपको याद रखना है। तो सिंधु और सतलज नदी के बीच जो है ये कौन सा है, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच जो है ये हमारा पंजाब हिमालय। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पंजाब हिमालय की जो लंबाई है ये कितनी है, तो ये
आपको याद रखना है कि पंजाब हिमालय की जो लंबाई है ये कितनी है, तो पंजाब हिमालय की लंबाई है 560 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से जो है आपको याद रखना है कि किन दो नदियों के बीच में कौन सा हिमालय और इसकी लंबाई कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, कुमाऊं हिमालय जो है ये सतलज और काली नदी के बीच है, ये आपको ध्यान रखना है। सतलज और काली नदी के बीच कौन सा है, कुमाऊं हिमालय, जो कि इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच है, जो कि इसका जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है, जो कि 720 किलोमीटर लंबा है। और नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबी है, जो कि ये काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच स्थित है। यहाँ से आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि कालिदास निम्न में से किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। तो आपको बताना है कि कालिदास जो है वो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी पुष्यमित्र या ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कालिदास जो है ये किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो है ये काल के प्रसिद्ध कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि कालिदास से जो है एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि इन्होंने जो है ये कौन सी पुस्तक की रचना की थी गाइस। ये आपको याद रखना है कि मेघदूत की रचना जो है किसने की थी गाइस। तो ये आपको याद रखना है कि मेघदूत की जो रचना की थी वो किसने की थी, तो मेघदूत की रचना जो की थी वो कालिदास ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है कि मेघदूत की रचना किसने की थी, तो कालिदास ने की थी, मेघदूत की रचना की थी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं हर्षवर्धन के काल की, तो हर्षवर्धन के काल के में जो है प्रसिद्ध कवि कौन थे गाइस। तो ये आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन के काल के जो प्रसिद्ध कवि थे वो बाण भट्ट थे, ये भी आपको याद रखना है। हर्षवर्धन के काल के प्रसिद्ध कवि कौन थे गाइस, तो ये आपको याद रखना है बाण भट्ट थे। और बाण भट्ट के द्वारा जो है वो प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा लिखा गया था, तो गाइस आपको याद रखना है इन्होंने सबसे पहले लिखा था कादम्बरी। कादम्बरी जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये आपको याद रखना है कि मेघदूत जो है ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, कालिदास की है। और कादम्बरी की रचना किसने की थी, तो कादम्बरी की रचना जो की थी वो बाण भट्ट ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कादम्बरी की रचना किसने की थी, तो बाण भट्ट ने की थी। और ये हर्षवर्धन के काल के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, बाण भट्ट जो है क्या थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन के काल के जो है ये प्रसिद्ध कवि थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल के प्रसिद्ध कवि कौन थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल के प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं। आपको बताना है कि पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहते हैं जो कि मार्ग बनता है। तो आपका ऑप्शन, ऑप्शन ए पठार, ऑप्शन बी शिखर, ऑप्शन सी दर्रा या ऑप्शन डी टिब्बा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को जो है वो क्या कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, दर्रा कहा जाता है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पर्वत पर जो है वो इसकी कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो निवास करती है। तो आपको याद रखना है कि पर्वतों पर जो है वो विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या, 1% जनसंख्या जो है ये निवास करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। तो पर्वतों पे जो है गाइस कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, तो 1% जनसंख्या जो है ये निवास करती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो ये 1% निवास करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखना है पर्वत से ही आपको याद रखना है, पर्वतों पर जो है वो कितनी परसेंट, 1% जनसंख्या निवास करती है। उसका दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर पूछे कि पर्वतों की जो गणना है वो किस श्रेणी के रूप में की जाती है, अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि पर्वतों की जो गणना है वो किस श्रेणी के रूप में की जाती है, तो ये आपको याद रखना है कि पर्वतों की जो गणना की जाती है वो किस श्रेणी में की जाती है, तो पर्वतों की जो गणना की जाती है वो द्वितीय श्रेणी में की जाती है। ठीक है, तो पर्वतियों की गणना जो है वो किस श्रेणी में की जाती है, तो पर्वतियों की गणना जो है ये द्वितीय श्रेणी में की जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दो लाइन लिखाई हूँ ये भी आपको ध्यान रखना है, द्वितीय श्रेणी में की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी, यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य समान बनी रहती है, ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि आवृत्ति समान बनी रहती है, या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि आवृत्ति बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब एक
प्रकाश की किरण होती है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो ये क्या करती है गाइस, आपको ध्यान रखना है, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। यानी कि जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से लेकर दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये विचलित हो जाएगी, ठीक है। विचलित होने के कारण ये क्या होगा गाइस, इसमें जो है इस घटना को हम क्या कहते हैं, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो इस घटना को अगर पूछता है कि इस घटना को क्या कहते हैं, तो वहां पे हो जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी जो आवृत्ति यानी कि समय या फिर अवधि या फिर अवस्था जो होती है वो समान रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है अगर आपको समय दे देता, आवृत्ति दे देता या फिर अवधि दे देता या अवस्था दे देता, तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, क्योंकि ये समान रहती है, ठीक है। तो अगर घटना पूछता है तो वहां पे हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, अगर आपसे पूछता है कि इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो गाइस आपको याद रखना कि इस घटना को हम क्या कहते हैं। तो अगर घटना यहाँ पे पूछता है तो आपको याद रखना है कि इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। इस घटना को हम क्या कहते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस घटना को जो है हम वो कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे पूछ देता है, यहाँ पे पूछ रहा है जिस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये आवृत्ति अगर यहाँ पे रहता या फिर आपको यहाँ पे समान समय दे देता, अवस्था दे देता, तो ये आपको याद रखना है कि ये समान रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि जब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और जब ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, मार्ग से विचलित होने के कारण, ठीक है। लेकिन अगर ये बोलता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जो है वो प्रवेश करता है तो इसकी आवृत्ति, समय या फिर अवधि या फिर अवस्था जो होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो कांग्रेस की बनी थी गाइस, ये आपको याद रखना है लॉर्ड डफरिन। यानी कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बस यही एक प्रश्न पूछता है, तो ये आपको याद रखना है। और ये कब बनी थी ये भी आपको याद रखना है। तो 1885 में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, जो कि बनी थी कब गाइस, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड डफरिन का शासनकाल जो था ये कब से कब तक था गाइस, तो इसका जो शासनकाल था वो 1884 से लेकर 1888 तक था। ये आपको ये ध्यान रखना है, 1884 से लेकर के 1888 तक था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। इससे लॉर्ड डफरिन से जो है ये आपको यही याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस बनी थी वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में। यहाँ से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता है। उसके बाद आपको एक चीज और याद रख लेना है कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में जो है तृतीय बर्मा युद्ध हुआ था। तृतीय बर्मा युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था गाइस, ये आपको याद रखना है कि तृतीय बर्मा युद्ध जो हुआ था ये भी लॉर्ड डफरिन में हुआ था, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, ठीक है। तो ये भी यहाँ याद आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो शासनकाल था वो कब से कब तक, 1828 से लेकर 1835 जो है ये क्या थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे 1828 से लेकर के 1835 तक, ये आपको याद रखना है गाइस। और इनके समय में जो है बहुत सारी चीज हुई थी, जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, ठगी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। उसके बाद आपको बता दें कि शिक्षा में सुधार हुआ था। तो इनके ही शासनकाल में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि जो है शिक्षा में सुधार कब हुआ था गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि शिक्षा में जो सुधार हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो शिक्षा में जो सुधार हुआ था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 1828 से लेकर 1835 है। उसके बाद आपको जो है एक और याद रखना है सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा का उन्मूलन जो है ये किसमें हुआ था गाइस, तो ये भी आपको याद रखना है कि सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था वो भी हुआ था किसमें गाइस, ये आपको याद रखना है 1835 में, ठीक है, उन्मूलन, ठीक है। यहाँ से जो है इतना चीज आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की। लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, तो 1899 से लेकर के 1905 जो है ये इसका शासनकाल था। 1899 से लेकर के 1905 जो है ये लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस कि लॉर्ड कर्जन के समय ही आपको याद रखना है गाइस, इसमें क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो हुआ था ये किसके समय में हुआ था गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस,
इसी बंगाल विभाजन में जो है ये कांग्रेस दो इसमें बट गया था गाइस, आपको याद होगा, नरमपंथी और गरमपंथी। तो बंगाल विभाजन जो है ये किसके समय में हुआ था गाइस? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है रेलवे का भी विस्तार हुआ था, जो कि किसके शासनकाल में हुआ था? तो रेलवे का विस्तार भी जो हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि रेलवे का विस्तार जो है वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ, तो आपको याद रखना है कि रेलवे का विस्तार जो हुआ वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ, जो कि 1899 से लेकर 1905 तक उसका शासनकाल था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड रिपन की बात करते हैं। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था गाइस, ये आपको याद रखना है, ये था 1880 से लेकर 1884, और इसी के बाद जो है किसका शासन आया था? लॉर्ड डफरिन का आया था, ठीक है। तो 1880 से लेकर 1884 जो था वो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इन्हें जो माना जाता है ना, वो इस स्थानीय स्वशासन का जनक जो है ये किसे माना जाता है गाइस? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि मौर्य काल में औपायनिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर लगाए जाने वाले कर के लिए। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि व्यापारियों से अधिक लाभ होने पर लिया जाने वाला कर। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है पशुओं की रक्षा के लिए लिए गए कर, या ऑप्शन डी राजा को विशेष अवसरों पर दी जाने वाली भेंट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राजा को विशेष अवसरों पर जो भेंट दी जाती थी उसमें जो है मौर्य काल में किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो औपायनिक शब्द का जो है प्रयोग किया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? यानी कि जब कांच की छड़ को जो है हम कांच की जो छड़ होगी उसको हम अगर रेशम से रगड़ते हैं तो इस पे जो है कौन सा आवेश होगा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धनात्मक आवेश होगा, ऑप्शन बी ऋणात्मक आवेश होगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों होगा, या ऑप्शन डी उदासीन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर जो है ये कौन सा आवेश होगा गाइस? धनात्मक आवेश होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि खालसा पंथ की नींव निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने डाली है? तो आपको बताना है कि खालसा पंथ की जो नींव डाली है वो किसने डाली थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु रामदास, या ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है ये डाला गया था खालसा पंथ का नींव, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह थे जो कि सिखों के किसमें कैमें गुरु थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सिखों के 10वें गुरु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिखों के कैमें गुरु थे गाइस, तो ये 10वें गुरु थे। पहले पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, लेकिन खालसा पंथ की स्थापना जो है इन्होंने कब की थी ये भी आपको याद रखना है। तो इन्होंने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी गाइस, ये आपको याद रखना है। तो ये बैसाखी के दिन की थी, ठीक है, बैसाखी के दिन की थी, लेकिन कब की थी? तो 1699 में जो है इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, और 1699 में जो है कौन सा दिन था गाइस? तो आपको याद रखना है कि 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि बैसाखी का दिन था। ये भी आपको याद रखना है कौन सा दिन था? तो बैसाखी का दिन था जिन्होंने इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में, ठीक है। उसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म कब हुआ था गाइस? तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से जो है इनके जन्म की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था गाइस, ये भी आपको याद रखना है जन्म। तो इनका जो जन्म हुआ था गाइस 1666 में जो है इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 1666 में जो है 1666 में जो है इनका जन्म हुआ था। और ये जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था गाइस? तो ये आपको याद रखना है पटना में, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कि किस सिख गुरु का जन्म जो है ये पटना में हुआ। तो आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ, और ये कब हुआ था? 1666 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि इनकी जो है मृत्यु कब हुई थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है। 1708 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ये आपको याद रखना है। 1666 में इनका जन्म हुआ था, और 1708 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम क्या था गाइस। तो ये जो आपको याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह के पिता का जो नाम था वो क्या था गाइस। तो गुरु गोविंद सिंह के पिता का जो नाम था वो आपको याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर, ठीक है। तो पिता का नाम जो था वो क्या था गाइस, ये आपको याद रखना है। तो इनके जो पिता का
का नाम था वो गुरु तेग बहादुर जो है आप गुरु गोबिंद सिंह के पिता थे, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर जो थे, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है गुरु तेग बहादुर जो है इनके पिता का नाम था, जो कि ये सिखों के 9वें गुरु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कैवें गुरु थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये 9वें गुरु थे, ठीक है, गुरु तेग बहादुर। तो यहाँ से जो है आपको इतना चीज याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन ओडिसी नृत्य शैली की नृत्यांगना नहीं है, यानी कि ओडिसी नृत्य की जो है वो नृत्यांगना कौन नहीं है। तो आपके ऑप्शन है सोनल मानसिंह, ऑप्शन बी यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन सी केलू शरण महापात्र, या ऑप्शन डी संयुक्ता पाणिग्राही। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये ओडिसी नृत्य से संबंधित नहीं है गाइस। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये कौन सी नृत्य से संबंधित है गाइस, तो आपको याद रखना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये किससे संबंधित है गाइस, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है गाइस, भरतनाट्यम से, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है। उसके बाद आपको याद रखना है रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी का संबंध किससे है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो रुक्मणी देवी का जो संबंध है ये भी आपका जो है किससे, भरतनाट्यम से, ये आपको याद रखना है। रुक्मणी देवी के बाद आपको याद रखना है गाइस, रुक्मणी देवी से आपको याद रखना है उसके बाद वैजंती माला, वैजंती माला का संबंध जो है ये किस नृत्य से गाइस, तो ये आपको याद रखना है कि वैजंती माला का जो संबंध है ये किससे गाइस, तो वैजंती माला का जो संबंध है ये भी जो है ये भरतनाट्यम से, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको याद रखना है वैजंती माला हो गई, रुक्मणी देवी हो गई, यामिनी कृष्ण मूर्ति हो गई, उसका एक और नाम याद रखिएगा इस बाला सरस्वती। ये सब जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये सब भरतनाट्यम से संबंधित है। और ये जो है भरतनाट्यम जो ये कहाँ का नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको याद रखना है कि ये जो है ये कहाँ का नृत्य है, तो ये सरस्वती, बाला सरस्वती जो है ये किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से। और ये जो है ये कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अमरकंटक पहाड़ियों से कितने नदी का उद्गम होता है। तो आपको बताना है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है ये कितने नदी का उद्गम होता है। तो आपके ऑप्शन है 2 नदी का, ऑप्शन बी 5 नदी का, ऑप्शन सी 3 नदी का, या ऑप्शन डी 4 नदी का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है ये कितनी नदी का उद्गम होता है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदी का उद्गम होता है। और वो कौन सी 3 नदी है गाइस, तो याद रखना है आपको कि ये 3 नदी का उद्गम होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, क्योंकि मैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था जिसमें मैं बताई भी थी कि अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है, नर्मदा नदी का जो है ये किससे उद्गम होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में, ठीक है, ये आपको याद रखना है अमरकंटक पहाड़ी। उसके बाद आपको याद रखना है सोन नदी का उद्गम, सोन नदी का भी उद्गम किस से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोन नदी का भी जो उद्गम होता है वो अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा आपको याद रखना है जोहिला नदी, जोहिला नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जोहिला नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है, ये भी अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से टोटल कितने नदी का उद्गम होता है, 3 नदी का उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नर्मदा नदी का, तो ये जो है नर्मदा नदी क्या करती है गाइस, ये जो है आपका जो है ये पश्चिम की तरफ बहती है और ये कहाँ गिर जाती है गाइस, तो ये जो है ये आपके बंगाल की खाड़ी में ना गिर करके ये कहाँ गिरती है गाइस, ये पश्चिम की ओर तो बहती है, लेकिन ये किधर गिरती है गाइस, तो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम की ओर बहती है और कहाँ गिर जाती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कि ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ जो है नर्मदा नदी से आपको ये याद रखना है। और सोन नदी जो है ये गंगा में मिलती है, और उसके बाद जो है ये कहाँ हो जाती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, गंगा में मिलती है, और उसके बाद जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको बता देगा नर्मदा नदी की सहायक नदी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है कि नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है गाइस, तो आपको याद रखना है कि नर्मदा की जो सहायक नदी वो कौन कौन सी नदी है। तो इसको नोट कर लिया गाइस कि हम नर्मदा की सहायक नदी और सोन नदी की सहायक नदी की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी, ठीक है, यहाँ पे हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो लिखा है इसको नोट कर लीजिएगा गाइस। तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी नदी है गाइस, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा गाइस। नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है वो है आपकी बनास नदी। बनास नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो बनास नदी जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है, बनास नदी, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना कौन सा रहेगा दूसरा आपको याद रखना है तवा नदी, ठीक है। तवा भी जो है ये किसकी सहायक नदी, नर्मदा की सहायक नदी कौन सी नदी है, तवा नदी है, तो दूसरा आपको ये याद रखना है। तीसरा आपको ये याद रखना है दूधी नदी, दूधी नदी जो है ये भी नर्मदा की सहायक नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दूधी नदी ये भी जो है नर्मदा की
सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सोन नदी। सोन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है गाइस? तो यहाँ पे जो है जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोन की सहायक नदी। यहाँ पे जो हम बात करेंगे सोन की सहायक नदी कौन कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जो है आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का जो है ये प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा गया था गाइस, कि जो कर्मनाशा नदी है ये किसकी सहायक नदी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, बहुत बार ये प्रश्न देखने को मिला है। तो सोन नदी की सहायक नदी की पहले बात करते हैं। तो गाइस सोन नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी नदी है? तो अभी मैंने क्वेश्चन बोला था कि कर्मनाशा जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस? तो याद रखिएगा कि कर्मनाशा जो है ये किसकी सहायक नदी है गाइस? तो कर्मनाशा जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको याद रखना है कि सोन नदी की सहायक नदी में कौन सा नदी हो गया गाइस? तो कर्मनाशा, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया तो मैं इसको कट कर दे रही हूँ। कर्मनाशा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कर्मनाशा नदी जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो पहला आपको याद रखना है कर्मनाशा। दूसरा आपको याद रखना है कौन सी नदी है गाइस? ये आपको याद रखना है, दूसरा आपको रखना है रिहंद नदी। ये दो नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये किसकी सहायक नदी है? ये दोनों नदी सहायक नदी सोन नदी की सहायक नदी है, रिहंद नदी और कर्मनाशा नदी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमसे कि हाइड्रोफाइटर्स जो है वो निम्न में से क्या होते हैं? तो आपको बताना है कि हाइड्रोफाइटर्स जो होते हैं वो निम्न में से क्या होते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समुद्री जीव होते हैं, ऑप्शन बी जलीय पौधे होते हैं, ऑप्शन सी पादप रोग होते हैं, या ऑप्शन डी जल विहीन पौधा होते हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जलीय पौधे होते हैं, यानी कि हाइड्रोफाइटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं गाइस? ये जलीय पौधे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पौधे होते हैं ये पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, ठीक है। जलीय पौधे जो होते हैं ये क्या करते हैं गाइस? ये आपको ध्यान रखना है, ये पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। तो इसमें जो अगर हम बात करते हैं कि जलीय पौधे जो है वो आपके कौन कौन से हैं, तो आप सबसे पहले आपको याद रखना है जलकुंभी। जलकुंभी जो है ये आपको याद रखना है, ये जो है ये आपका कौन सा है गाइस? ये आपको याद रखना है जलकुंभी पौधा जो है ये आपका जो है जलीय पौधा है। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा कौन सा है गाइस? पानी की जो लिली होती है, पानी की जो लिली होती है ये भी आपका एक जलीय है, ये पौधा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है गाइस कि जो जलीय पौधे का उदाहरण कौन सा है? तो आप याद रखिएगा जलकुंभी हो गया जलीय जलीय पौधे का उदाहरण। उसके बाद आपको याद रखना है पानी की लिली, ये भी जलीय पौधे का उदाहरण है। उसके बाद बात करते हैं गाइस हाइड्रीला। हाइड्रीला जो होता है ये भी जलीय पौधे की उदाहरण होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाइड्रीला जो है ये किसकी? हाइड्रीला जो है ये जलीय पौधे की उदाहरण होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना चीज याद रखना है, ये जो है ये क्या होता है गाइस? ये जो है ये आमतौर पर नदी या फिर आप तालाब या फिर कोई दलदल देख लीजिए, इस सब में जो है ये पाए जाते हैं ये सब। तो ये आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोफाइटर्स जो है निम्न में से क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो सर्वाधिक संख्या में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी शैवाल, या ऑप्शन डी कीट। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जीवाणु। सर्वाधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं गाइस? जीवाणु पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि जीवाणु की जो खोज है वो किसने की थी गाइस? तो जीवाणु की जो खोज की थी वो ल्यूवेन हॉक ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जीवाणु की जो खोज है वो किसने की थी गाइस? ल्यूवेनहॉक ने जो है इसकी खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना। और ल्यूवेनहॉक ने जो है इसकी खोज जो है ये कब की थी गाइस? तो जीवाणु की खोज तो ल्यूवेनहॉक ने की थी, लेकिन कब की थी गाइस? ये भी ध्यान रखना है। तो इन्होंने की थी 1676 में जो है इसकी खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो है गाइस आपको इतना प्रश्न याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी से मैं जितना भी लिखा होगा इस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप सब नोट इसको जरूर कर लीजिएगा। और जितना शॉर्ट तरीके से हो सके नोट करिए और इसका रिवीजन करिए, जितना ज्यादा हो सके गाइस रिवीजन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन आज का कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइस। और मैं कोशिश करूंगी और भी अच्छी तरीके से लाने के लिए और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।